नमस्कार, मैं हूं एसके प्रजापति। आप देख रहे हैं टेक्निकल 20C। साथियों, आज हम जो आपके सामने अपना वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम बीजगणित विधि की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हम 2 वीडियो में आपको रैखिक समीकरण के प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि 2 विधियों का चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उन वीडियो को देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के देखने के उपरांत आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि तब जाके आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, है ना। तो 2 वीडियो बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बीजगणित विधि। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस विधि द्वारा हम किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। मुश्किल सवाल बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। समझ रहे ना। असल में इस विधि को बार बार जो है आपको सीखने में समस्या आती है, बार बार आप भूलते रहते हैं। इसलिए इस विधि को जितनी बार आप सीखेंगे, जितनी बार आप इसको रिवाइज़ करेंगे, उतना ही ठीक होगा। ठीक है ना। हम फिर भी एक आपको छोटा सा ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये आपको ज़्यादा दिनों तक याद रह पाए। तो क्या कहते हैं या किस तरीके से इस जो है विधि का इस्तेमाल किया जाता है, एक एग्जांपल लेकर आपको हम समझा देते हैं। सपोज़ दैट हमारे पास एक एग्जांपल है, और पहले तो आपको फार्मूला समझा देते हैं। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि अगर हमारे पास कोई समीकरण हो, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा एक समीकरण हो हमारे पास। अब आप जान पा रहे होंगे कि इसमें 2 चर हैं, 2 वेरिएबल हैं। क्यों? क्योंकि x और y ही हैं। एड a1, b1 और c1, ये तीनों बाबू आपके क्या हैं? कांस्टेंट हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, एक इक्वेशन दूसरा हम ले सकते हैं। सपोज दैट a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। किसी भी समीकरण को हल करने से पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, और हमारा जो स्टैंडर्ड या मानक रूप है समीकरण का यही रहता है। ठीक। अब इसको हल करने के लिए इस विधि को इस्तेमाल करने के लिए हम एक तरीके आपको बताने जा रहे हैं। उस तरीक़े को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमें इसमें जो है ज्ञात क्या करना है। तो आप सभी जानते हैं इसमें x ज्ञात करना है और y ज्ञात करना है, क्योंकि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब आपको पता ही होगा। तो हम जनरली x अपान समथिंग लिखते हैं इज इक्वल टू y अपान समथिंग लिखते हैं इज इक्वल टू 1 अपान समथिंग लिखते हैं। अब क्या है इस समथिंग के नीचे? x के नीचे क्या लिखा जाएगा, y के नीचे क्या लिखा जाएगा और 1 के नीचे क्या लिखा जाएगा, इसको थोड़ा सा धैर्यपूर्वक धीरे से समझेंगे। पहली बात आप बताइए, x के नीचे कुछ लिखेंगे, ओके, फिर y के नीचे कुछ लिखेंगे, ओके, और ये तीनों एक प्रकार से एक 3 समीकरण बनने वाला है अभी। तो x के नीचे जब भी कुछ लिखेंगे तो ध्यान देंगे, यहाँ पर आप x वाले पूरे इस टर्म को ऐसे ढक लेंगे। ढक लिया क्या? जिसके नीचे आप लिखने जा रहे हो उस वैल्यू को क्या करो, आप ढक लो। जैसे आप सुने होंगे कहानी कि दिए हुए तले अंधेरा होता है। तो जिस वैल्यू को आप याद कर रहे हो ना, उस वैल्यू को ही छोड़ दिया जाता है। मतलब उसके गुणांकों को अपन छोड़ देंगे, बाकी जो बचे हुए हैं उन गुणांकों की बात कर रहे होंगे। बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ से इस वैल्यू को आपने ढक लिया, तो फिर आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है? नाम क्या है? वज्रगुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर तिरछा गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है, पता है। तो इसको अगर ढक लेते हैं आप तो ये 4 अंक बचते हैं। अब इन 4 अंकों को तिरछा गुणा कैसे करेंगे? इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, या पहले इसका इसमें करेंगे फिर इसका इसमें करेंगे। भाई आगे पीछे कौन किसको करें, ये भी आपको सीरीज ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब हम इस वैल्यू को ढक रहे थे, x के नीचे लिखने जा रहे थे, तो इसको ढका था। तो इसके बाद बताइए नंबर किसका आया? इसका ना। अगर आपने यहाँ से बात शुरू की है तो इसका नंबर आया। तो इसको ढकने के बाद इसका मल्टीप्लाई तिरछा कहाँ करिएगा? इस पे करिएगा। यानी कि हम इस b1 का गुणा कहाँ करेंगे? c2 में। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? b1 c2। समझ आ रहा है? सॉरी। अब b1 और c2 का गुणा आपने कर दिया। अब फिर यहाँ से c1 का गुणा किस में करिएगा? इसमें करिएगा। ये रूल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है। आप ये सोच रहे हो सर ऐसा क्यों किया गया? भाई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल बनाने पड़ते हैं। मैथमेटिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा और पहले से ही बताए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो भाई, गणित पढ़ने का 2 तरीका है। एक तरीका ये है
कि जो आपको पता नहीं है उसे मान लीजिए, समझ रहे हैं, जो आपको पता नहीं है उसे मान लीजिए, या फिर अगर आप नहीं मानते हैं तो उस बात को प्रूव करिए। दो ही तरीके हैं। तो अगर आपको प्रूव करने का मन है, ये बात सही है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए, आप प्रूव करिए, या फिर जो मास्टर बताया जा रहा है उसको आप जो है मानिए। तो मानिए आप इसको, इसका तिरछा गुणा करके ही इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब हम इस वैल्यू को ढकेंगे तो बचेगा हमारे पास ये वैल्यू, इन दोनों का गुणा करेंगे, ओके। फिर क्या होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे और वो भी माइनस लगा के, ठीक है ना। तो C1 इंटू B2 करेंगे, ठीक है भैया। क्या ये बात समझ में आई? एक बार फिर से देखेंगे। इसके नीचे आपने ढका जब इसको, तो इसकी बारी आई, इसकी बारी आई। अच्छा, चर गुणांकों का जो है खाली गुणा होगा, इस y का गुणा नहीं होगा। तो B1 का गुणा C2 में किया, बहुत अच्छे। फिर बचा क्या, C1, इसके बाद इसका नंबर आया C1 गुणे B2, बहुत अच्छी बात है। अब हम y के नीचे लिखने गए। अब जब y के नीचे लिखने गए तो y को ढक लेंगे हम, इसको 1 मिनट के लिए मिटा देते हैं। तो जब y को ढक लोगे लाल, तो बताओ क्या बचेगा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, 4 बचे हैं। अब इन चारों का आपस में मल्टीप्लाई करना, मैं इसको ढका रहता हूँ। अब बताइएगा ज़रा, अगर हम इसको ढक लेते हैं तो बारी किसकी आई, y के बाद की बात हो रही है। तो y की अगर बाद के बाद की हो रही है तो इसके बाद अंक आता है C, तो हम गुणा किसका करेंगे, इसी का, यहीं से बात शुरू होगी। तो C1 का गुणा किस में होगा, A2 में। तो C1 गुणे A2, ये C1 का गुणा A2 में पहले क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके जस्ट बाद आ रहा है, ये सीरीज़ है। तो C1 का गुणा A2 में कर दिया, फिर माइनस, बचा कौन है, ये दोनों बचे हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, A1 C2। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ये सारे नंबर हो गए इधर से। अब हम C1 को यहाँ ढकेंगे इस बार। अब C1 को ढकेंगे तो कायदे से देखा जाए तो C1 के बाद बारी आना था A2 का, मानते हैं, क्योंकि इस पूरे सीरीज में बारी बारी करके हमने एक एक अंक ले लिया है। तो जब हम इस अंक को ढक रहे थे तो इसके बाद बारी किसकी आनी थी, A2 की आनी थी। लेकिन हम अगर इस सीरीज को ना फॉलो करें बल्कि दूसरे सीरीज को फॉलो करें, मतलब एक ही लाइन को बार बार रिपीट करें, यहाँ से खत्म हुआ तो बारी कहाँ से शुरू करेंगे, A1 से शुरू करेंगे। अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो रूल तो यही था, तो यहाँ माइनस होता है अगर आप यहाँ से गुणा कर देंगे तो इसके बाद हम फिर से रिपीट कहाँ करने लग गए, इस पर आ गए। तो इसकी गुणा, इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, पहले इसमें ऐसे तिरछा करेंगे ना, बोलो ध्यान रखना सीरीज ना टूटने पाए, वरना आप इसका कहीं तिरछा पहले गुणा कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ 1 लिखे हुए हैं तो आपको पहले इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ किताबों में ये माइनस करके मिल जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको ये देखना पड़ता है कि इसके बाद नंबर किसका आना था, इसका। तो जब हम इसको ढकेंगे तो फिर से हम रिपीट कहाँ करेंगे, पहले वाले अंक पर। अब पहले वाले अंक पर जब आएंगे तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, इसमें। तो क्या बनेगा, A1 B2 माइनस, अब इसका हो गया जब तिरछा गुणा, तो इसका अब इसमें करेंगे, तो B1 A2, B1 A2। ये हमारा जो आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है बीजगुणन का फार्मूला है, ठीक है ना, सूत्र है ये। इस सूत्र की मदद से हम अलग अलग, अब इसको आगे जो है इसको इसके बराबर रख के या फिर इसको इसके बराबर रख के अलग अलग समीकरण बना के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई? कैसे करते हैं आपको पता चला? एक्चुअल में x बटे समथिंग लिखना था, y बटे समथिंग लिखना था, 1 बटे समथिंग लिखना था। हुआ क्या, जब हमने x के बटे लिखना शुरू किया तो x वाला जिस टर्म के साथ था उसको हमने ढक दिया, तो बचा ये चारों। तो इन चारों का आपस में मल्टीप्लाई किया, पहले इसका इसमें किया फिर इसका इसमें किया, यानी कि B1 C2 और C1 B2 कर दिया। फिर इसको ढका तो फिर इसका गुणा इसमें किया, C1 A2 फिर C2 A1 कर दिया, यहाँ देख पा रहे हैं आप। फिर क्या हुआ, जब इसको ढका तो फिर हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, A1 B2 और इसका गुणा किया B1 A2 में। ये पूरा जो तरीका है ये तरीका डियर बीजगुणन तरीका है। तो इस विधि का इस्तेमाल करते हुए आप सवाल लगा सकते हैं। आइए एक सवाल लेकर के बात को समझाने की आपको कोशिश करते हैं। चलिए अब बात हो रही है कि सर अगर हमें कहीं ऐसा दे दिया जाए, सपोज दैट मेरे पास एक सवाल है 5x + 7y - 31 बराबर 0, और दूसरा सवाल है हमारे पास 7x - 9y + 13 बराबर 0। अब हमारे पास ये दो सवाल है, इसको कहा गया है कि बीजगुणन विधि से हल करिए।
तो मुझे बताइएगा ज़रा क्या हम इस सवाल को किसी और विधि से हल कर सकते हैं? आपका जवाब होगा बिल्कुल सर, क्योंकि हम 2 विधियाँ पहले ही पढ़ चुके हैं। एक तो प्रतिस्थापन पढ़ा है और एक कौन सा पढ़ लिया है? बोलो, विलोपन पढ़ा है। आप बोलते नहीं हो ना। ठीक है, तो सर क्या उस विधि से हम लगाएं? जी नहीं। सवाल परीक्षा में एग्जामिनर आपको बोलेगा कि आपको कौन सी विधि से लगाना है। अगर नहीं बोला है तो जो आपको पसंद हो, लेकिन जब बोल दिया गया हो तब आपको तो जिस विधि से कहा गया है उसी से लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं, कुछ बच्चों का होता है बदमाशी करते हैं, उनको बताया जाएगा कि नहीं आपको बजगुड़न से लगाना है, नहीं कहेंगे फिर भी सर विलोपन से लगा दें क्या? सर प्रतिस्थापन से लगा दें क्या? अरे बात प्रतिस्थापन से लगा दें। जब बोल रहा है कि बजगुड़न विधि से लगाओ तो आपको उसी विधि से लगाना पड़ेगा। चलो, तो बेसिकली सबसे पहले क्या करने हैं, अपना फार्मूला लिखेंगे, सूत्र है ना। तो कैसे लिखेंगे, हम x बटे समथिंग लिखने वाले हैं और फिर y बटे समथिंग लिखने वाले हैं और 1 बाई समथिंग लिखने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी पीछे इसके फार्मूले को जो है डिस्कस किया है मैंने। फिर अब x बटे जब समथिंग लिखोगे तो x को ढक लेंगे अपन, बचा कौन? ये चारों बचे, इनके गुणांकों का आपस में होगा गुणा। तो जब 7 का गुणा 13 में करेंगे, अच्छा चिन्ह सहित करेंगे, तो 13 और 7 और 13 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना डियर? 13 सतह बोलो 91, कितना होगा? 91। ठीक है, फिर माइनस, अच्छा इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि चिन्ह का भी हमें ध्यान रखना है। 13 सतह 91। अब डियर इसका गुणा 9 का गुणा इसमें करेंगे -31 में, -9 का गुणा, तो इसमें हो जाएगा 9 1 कम 9, 9 3 27, 279, और वो भी बन जाएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों गुणा होकर क्या बन जाएगा? प्लस। ठीक है, अब y के नीचे आ जाइए, तो y ढकेंगे इसको। अब बचा कौन? 31, 13, 5, 7। अब इसका 31 का गुणा 7 में करेंगे तो माइनस का होगा ये, क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो 7 1 कम 7 और 7 3 21, 217 हो गया। ठीक है, फिर माइनस, अब 13 का गुणा 5 में करेंगे, 13 5 65, ये प्लस में आएगा क्योंकि दोनों ही प्लस में है। सॉरी, क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? हमने इसको ढका तो 13 31 का गुणा 7 में किया और 13 का गुणा 5 में किया, 13 5 65 हुआ। अब इसके नीचे जब लिखेंगे तो इस पूरे अंक को ढक लेंगे। फिर किसका गुणा करेंगे? 5 का गुणा किस में करेंगे डियर? 9 में। अब आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि ये -9 है और वो +5 है, तो 9 5 45 माइनस में आएगा, चिन्ह सहित आपको गुणा करना पड़ता है। अरे ये माइनस में है ना, और वो कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस माना जाता है, तो प्लस में है वो। अच्छा, फिर माइनस। अब दूसरी संख्या क्या है? 7 और 7 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों धनात्मक हैं, तो 7 सतह 49। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे, तो x अपान 91 और ये -279 हो जाएगा। इधर y बराबर माइनस का 217 और माइनस का 65 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 अपान माइनस का 45 माइनस का 49। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो x बटे कितना आ जाएगा? माइनस का 8 और 17 में से 9 गया तो 16 हो जाएगा। ओके, सही है। 9 में से 1 गया 8 और 17 में से 9 गया 8 बचेगा और 1 में से ओके। इधर ये y बटे कितना हो जाएगा? जुड़ेगा ये क्योंकि दोनों नेगेटिव है, इसलिए माइनस का 7 5 12, 6 1 7 1 8 और 2 282। इधर 1 अपान 9 5 14 और 4 4 8 1 9। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन बन के आया। अब इस इक्वेशन की मदद से हम इसको जो है अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ज़रा देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि x अपान -188 बराबर इसके बराबर करेंगे, इस इक्वेशन को हम इसके बराबर करेंगे और इस इक्वेशन को भी इसी के बराबर करेंगे। तो पहले हम x बटे -188 को 1 बटे -94 कर देंगे। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 188 का गुणा ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 94। तो 94 का इसको डिवाइड करिएगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, हाँ जी, तो 2 बार जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो x बराबर कितना आ गया? 2। फिर लिखेंगे पुनः जो y की वैल्यू आई हुई है
तो y अपान माइनस 282 बराबर आ जा रहा है कितना, माइनस का 1/94, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 282/94। तो 94 3 बार जा रहा है तो y बराबर कितना जा रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ से अतः x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 3, ये हमारा जो फाइनल आंसर है। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना होता है, और क्योंकि परीक्षा में वो डिसाइड कर देगा एग्जामिनर कि आपको किस तरीके से सवाल को हल करना है, तो जिस भी तरीके से वो बोलें उसी तरीके से आप हल करें। अगर नहीं बोलते हैं कि कोई तरीका आप लगाइए, तो जो इच्छा आपको हो, जो आपको लगता हो कि मैं जल्दी कर लूँगा, आसानी से कर लूँगा, जो आपको बेहतर आता होगा, कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें परीक्षा में कि अपनी मर्ज़ी से आप काम नहीं करें। जो भी एग्जामिनर बोल रहा है उस हिसाब से आप काम करेंगे, उस हिसाब से प्रश्न को हल करेंगे। और क्योंकि मैंने तीनों विधियाँ बता दी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और उन तीनों विधियों को आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ करिए, क्योंकि परीक्षा हमारे सर पर आ गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस सवाल के, इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम नए चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।